वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे हमने बोला था कि जब भी हमारा एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएंगे तो हम किस पे जाएंगे, प्रॉब्लम सेट पे। तो आज हम करेंगे ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट। ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर क्या था हमारा, बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री का आज क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग, प्रॉब्लम सेट 1। क्या प्रॉब्लम सेट 1? प्रॉब्लम सेट 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ MCQs है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है कि अगर हाउ मेनी मिड पॉइंट्स डज अ सेगमेंट हैव। तो कोई भी सेगमेंट होता है उसको कितना मिड पॉइंट होता है, तो उसको कितना मिड पॉइंट होता है, सिर्फ 1 होता है। कितना मिड पॉइंट होता है, ओनली 1 मिड पॉइंट। सेकंड क्या बोला है, सेकंड बोला है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन। क्या बोला है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन of two distinct lines। सेकेंड क्वेश्चन नहीं बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या मतलब है कि कितने पॉइंट्स होंगे, मतलब हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन। मतलब अगर दो अलग लाइन है, ठीक है, तो वहाँ पे कितने पॉइंट बनेंगे इंटरसेक्शन के, तो कितने पॉइंट बनेंगे, 1। कितने बनेंगे, 1 पॉइंट। कितने बनेंगे, 1। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स होते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन। कोई भी दो लाइन को अगर हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे तो कितना पॉइंट बनेगा, एक ही पॉइंट बनेगा ना, 1। दो डिस्टिंक्ट लाइन है, दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो कितना पॉइंट बन रहा है, 1 पॉइंट। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी लाइन्स आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या बोला है, हाउ मेनी लाइन्स आर, ठीक है, डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर 3 पॉइंट है, कितने पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट है दूरी में, एक से थोड़े थोड़े दूरी में, तो कितने लाइन बनेंगे, हाँ देखो, अगर लाइन कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब सीधा सीधा है, तो कितना लाइन बनेगा, सिर्फ एक लाइन बनेगा, 1 लाइन बनेगा। अगर लाइन एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो कितने लाइन बनेंगे, टोटल 3 लाइन बनेंगे। कितने लाइन बनेंगे, 3 लाइन बनेंगे। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या आएगा, 1 और 3। आंसर क्या होगा, 1 और 3। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारा, फोर्थ क्वेश्चन बोला है फाइंड डिस्टेंस ए बी इफ द कोऑर्डिनेट ए एंड बी आर -2 and 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी का हमको ए और बी दिया है तो फाइंड कर ही लोगे, फोर्थ आप कर लेंगे। फिफ्थ में क्या गया है, फिफ्थ में डिस्टेंस ही फाइंड करना है, तो फोर्थ और फिफ्थ डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। सो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम किस पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। किस पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, ऑन अ नंबर लाइन, क्या बोला है, on a number line coordinates of P, Q, R are 3, -5,
एंड 6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक नंबर लाइन है, उसकी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या पी क्यू आर, और जो पी क्यू आर की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 3 है, -5 है और 6 है। ठीक है, अब हमको नीचे 4 स्टेटमेंट्स दिए। ठीक है, हमको नीचे कितने स्टेटमेंट दिए, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, तो हमको बताना है इसमें चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए, ट्रू है या फिर फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट करेंगे हम लोग। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर। क्या बोला है, डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर। ठीक है, डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर। सोल्यूशन बोलेंगे, पहले सोल्यूशन देखेंगे तो क्या है, पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट। पहले हमको क्या लिखना रहता है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी का कोऑर्डिनेट क्या है 3। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ आर कितना है, कोऑर्डिनेट ऑफ आर है 6, और कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू है हमारा -5। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किस में करेंगे, पी क्यू में करेंगे। किस में करेंगे, ये हमको क्या है गिवन दिया है, ये क्या हमको दिया है गिवन दिया है, तो हमको पहला स्टेटमेंट बताना है ट्रू है या फिर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहले डिस्टेंस पी क्यू को फाइंड कर लेंगे, फिर डिस्टेंस क्यू आर को फाइंड कर लेंगे, और फिर डिस्टेंस पी आर को फाइंड कर लेंगे। ये तीनों को फाइंड करने के बाद जो चारों क्वेश्चन हमको दिया है, जो चारों स्टेटमेंट दिया है, उसमें हम इसको पुट करेंगे, इसका वैल्यू और आंसर निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो पहला हम निकालेंगे डिस्टेंस पी क्यू। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस पी क्यू। ठीक है, डिस्टेंस पी क्यू देखेंगे तो पी का कोऑर्डिनेट कितना है 3, क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है -5 है। कितना है -5। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है। तो जो हमारा डिस्टेंस पी क्यू होगा वो क्या होगा, हमारा बड़े नंबर में से माइनस होगा छोटा नंबर, तो 3 + 5 कितना होता है 8। हमको डिस्टेंस पी क्यू कितना मिल गया 8। ये हमको मिल गया हमारा डिस्टेंस पी क्यू। हम फाइंड करेंगे अपना डिस्टेंस, दूसरा फाइंड करेंगे क्यू आर, डिस्टेंस क्यू आर। डिस्टेंस क्यू आर में क्या दिया गया है, डिस्टेंस क्यू आर में क्या दिया गया है, डिस्टेंस क्यू आर में, तो डिस्टेंस क्यू आर में हम लोग पहले सबसे पहले चीज़ क्या करते थे, कंपैरिजन। तो क्यू और आर, क्यू किधर है हमारा, क्यू -5, आर किधर है हमारा 6। बड़ा कौन सा है, 6 ही बड़ा रहेगा, आर ही बड़ा है। ठीक है, बड़ा कौन सा है 6। तो हम लोग डिस्टेंस क्यू आर निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 में से माइनस करेंगे -5 को, तो क्या हो जाएगा 6 + 5 कितना होता है 11। तो हमको डिस्टेंस क्यू आर कितना मिला 11 मिला। अभी एक हमारा बच्चा है, वो कौन सा बचा, डिस्टेंस पी आर। क्या बचा है, डिस्टेंस पी आर। डिस्टेंस पी आर में पी कितना है और आर कितना है, तो हमारा पी कितना है 3 है, आर कितना हमारा 6 है। बड़ा कौन सा है 6। तो डिस्टेंस पी आर क्या होगा हमारा 6 - 3, क्या होगा 6 - 3। तो डिस्टेंस पी आर हमारा कितना निकला 3। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस पी क्यू भी निकल गया 8, डिस्टेंस क्यू आर निकल गया 11, और डिस्टेंस पी आर निकल गया 3। ये हमारा निकल गया सारे डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है दो पॉइंट के, 2 कोऑर्डिनेट के बीच की जो दूरी निकालनी रहती है, उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले 2 कोऑर्डिनेट में से चूज़ करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। फिर उसके बाद जब हमको पता चल जाएगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट बड़ा है, तो हमको करना क्या रहता है, जो बड़ा कोऑर्डिनेट होता है, जिसका वैल्यू बड़ा होता है, उसको हमको माइनस करना रहता है जिसका वैल्यू छोटा होता है। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को जब हम माइनस करते हैं, तो जो हमारा आंसर आता है कैलकुलेशन के बाद, वो हमारा क्या होता है डिस्टेंस। ठीक है, वो क्या होता है हमारा डिस्टेंस। अब हमको ये जो तीनों चीज़ मिल गई, वो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये तो पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा है।
ऐसे ही आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कितने स्टेटमेंट दिए गए हैं? 4 स्टेटमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम वो चारों स्टेटमेंट में पुट करके देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं राइट हैंड से के बराबर। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर रहेगा इसका मतलब आपका स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है। स्टार्ट करेंगे। हमको एक चीज़ करना पड़ेगा, इधर हमको लिखना पड़ेगा डिस्टेंस पी क्यू हमारा कितना आया था, डिस्टेंस पी क्यू आया था 8, डिस्टेंस क्यू आर कितना आया था, डिस्टेंस क्यू आर हमारा आया था 11 आया था, और डिस्टेंस पी आर लास्ट, डिस्टेंस पी आर कितना आया था हमारा 3 आया था। ठीक है, एक चीज़ हमारा हो गया। अब हमको सिंपली क्या करना है, स्टेटमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टेटमेंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ये जो भी डिस्टेंस दिया उसके नीचे उसकी वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है हमको, उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो डिस्टेंस पी क्यू कितना है हमारा 8, क्यू आर कितना है 11, और पी आर कितना है 3। 8 + 11 कितना होता है 19 होता है। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड है हमारा और ये हमारा राइट हैंड साइड। अच्छा, इसको लेफ्ट हैंड साइड की बोलते हैं, राइट हैंड साइड की बोलते हैं, वो भी बता देता हूँ, किसी किसी को नहीं पता होगा। राइट हैंड साइड मतलब जो हमारे राइट हैंड साइड के इधर आता है, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड के साइड होता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट था वो क्या था, हमारा पहला स्टेटमेंट फॉल्स। क्या है हमारा पहला स्टेटमेंट, फॉल्स। तो लिख देना आपको सिंपली डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर is equal to distance PR is a false statement, is a false statement। दो सम्स करेंगे हम, पहला हो गया, सीधा हम लोग फोर्थ पे जंप करेंगे, सेकंड और थर्ड आप करेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट क्या दिया है, डिस्टेंस पी क्यू माइनस डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस क्यू आर। पी क्यू कितना है हमारा 8 है, माइनस पी आर कितना है 3 है, और क्यू आर कितना है 11। ठीक है, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है क्या, नहीं है। क्या है, नहीं है। देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू माइनस डिस्टेंस पी आर इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस क्यू आर। इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम सिंपल था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, आपके बाकी के 2 क्वेश्चन आपको ही करना है उसमें। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ सम पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन बिलो। कोऑर्डिनेट दिए हैं कुछ पेयर्स के। ठीक है, हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इन ईच पेयर। क्या बोला है, हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ ईच पेयर। तो पहला जो पेयर दिया 3,6। ठीक है, तो हमको बताना है डिस्टेंस ही इसमें भी फाइंड करना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसके अंदर भी क्या आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। 1 मिनट में दिखा देता हूँ कैसे करना है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ये जो हमारा था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल देता हूँ जो मेन क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ऑफ सम पेयर। कुछ जोड़ी मतलब कुछ जोड़ी में कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 3,6। क्या दिया है 3,6, तो एक जोड़ी है कोऑर्डिनेट की। ठीक है, हमको फाइंड करना है दोनों की दूरी। क्या फाइंड करना है, दोनों की दूरी। तो हमको लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, जो पहला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है 3। कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6। क्या करना है हमको नेक्स्ट चीज़ करने के लिए, नेक्स्ट चीज़ हमको क्या करना है, कंपैरिजन। क्या करना रहता है, कंपैरिजन। आप लोग को पता ही है कंपैरिजन कैसे करना है। बड़े नंबर कौन सा है 6 है, छोटा नंबर क्या है 3 है। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन
पॉइंट इज इक्वल टू 6 माइनस 3, बड़े नंबर में से माइनस करेंगे छोटा, तो हमारा आंसर कितना आया 3। तो बस लिखना है आंसर में आपको कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 3। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल यही करना और कुछ नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 4। सारे ऐसे ही करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 5th 6th 7th क्वेश्चन है, इसमें 7 क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, फर्स्ट इजी है, सेकंड इजी है, थर्ड इजी है, फोर्थ तो थोड़ा सा आप लोग को लगेगा x दिया है और -2 दिया है, एक नंबर दिया है, एक वेरिएबल दिया है, तो आपको थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट लगेगा, तो मैं ये करके देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मैंने फर्स्ट किया, फोर्थ में बता दो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? x -2 x, -1। तो केस 1, इसमें अलग अलग केस होंगे। क्यों अलग अलग केस होंगे? क्योंकि देखिए, अगर हमको x का वैल्यू दिया रहता, x का तो हमको वेरिएबल में दिया है कि x है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग को x का वैल्यू कुछ ना कुछ मान के 2-3 केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसा कि मान, पहले में क्या मान सकते हैं कि x बड़ा है और -2 छोटा है। दूसरे केस में ये मान सकते हैं कि x छोटा है, -2 बड़ा है, और तीसरे केस में मानना पड़ेगा कि x 0 है, ठीक है। एक में हमको x ग्रेटर दिखाना है, एक में हमको x को लेस में दिखाना है, ठीक है, और एक में हमको x को इक्वल टू में दिखाना है। तो इसमें 3 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? 3 केस। पहला केस हम क्या करेंगे? x को जो रहेगा उसको हम क्या करेंगे? बड़ा दिखाएंगे -2 से, मतलब x की जगह पे कोई भी अगर वैल्यू होता, वो किससे बड़ी होती? -2 से। सब लोग बोलेंगे कि इसको हम बड़ा क्यों दिखा सकते? क्यों दिखा सकते? क्योंकि x का वैल्यू हमको कुछ डिफाइन नहीं किया। जब कुछ डिफाइन ही नहीं किया तो हमको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। क्यों हम लोग लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमने 3 केस ले लिए, तो आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर तो मिल जाएगा, ठीक है। 2 पुट कर लो, आपका वैल्यू माइनस में रहा तो भी आपको दूसरे केस से आप लिंक कर सकते हैं। आपका वैल्यू प्लस में रहा x का, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से कर सकते हो, और आपका वैल्यू x = 0 रहा, क्योंकि नंबर लाइन में तो 0 होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो या तो आपका यहाँ पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो केस 1 को सेटिस्फाई करेगा, अगर आपका वैल्यू माइनस में रहा तो केस 2 को सेटिस्फाई करेगा, और अगर आपका वैल्यू x = 0 रहा तो आपका केस 3 को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हमने क्या लिया? 3 केस लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं। केस 1 क्या है? x को बड़ा रखेंगे किससे? -2 से, ठीक है। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट इज x, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट इज -2, x इज ग्रेटर देन -2। हमने इसको माना है, इसको क्या किया? अजम्पशन किया है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, अब देखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। मतलब हमको पता है ना, जो बड़ा होता है उसको माइनस करते हैं किससे? छोटे वाले से। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो हमको आंसर क्या आएगा? x+2। क्या आएगा? x+2, ठीक है। तो हमारा आंसर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू x+2। ये हो गया हमारा पहला केस। सेकंड केस आपको करना है, शॉर्ट में बता देता हूँ, मैं कुछ लिखूंगा नहीं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आप अच्छे से लिख लेना। इसमें हम क्या लेंगे? दूसरे केस में हमने क्या लेना है? इसको x को छोटा लेना है किससे? -2 से, मतलब x -2 से भी छोटा है, समझ रहे कि नहीं? तो x छोटा है तो हमका आंसर आएगा -2 -x होगा। ग्रेटर नंबर हमारा क्या है? -2 है, तो ग्रेटर में से माइनस होगा स्मॉलर, तो हमारा आंसर आएगा -2 -x। ये हमारा सेकंड केस है। थर्ड केस में क्या आएगा? x = 0 है, तो कभी भी 0 बड़ा होता है किससे? कोई भी निगेटिव नंबर से। किससे? तो इस केस में भी x बड़ा रहेगा
-2 से, तो 0 -2 करेंगे तो 0 + 3 आएगा। तो आंसर हमारा कितना आने वाला है? 3 आएगा। केस 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आता है, सॉरी माइनस प्लस प्लस 2। तो हमारा केस 2 के हिसाब से जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केस 1 समझ में आया, केस 2 समझ में आया। केस 3 क्या हुआ है? केस 3 में हमने x = 0 लिया है। देखिए अब 0 बड़ा है कि -2 बड़ा है? तो सिंपली 0 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 0 मतलब मेरे पास कोई भी मेरे ऊपर कर्ज नहीं, कोई भी डेप्ट नहीं है, लेकिन -2 के ऊपर 2 रुपये उधार है उसके पास। मेरे पास कोई भी उधार नहीं है तो मैं ही बड़ा हूँ ना। मेरे पास कोई उधार नहीं है तो मेरे पास अगर कोई फ्यूचर में पैसा भी आया तो मेरा पैसा है। इसके पास 2 रुपये भी आएगा तो 2 रुपये इसको उधार देना पड़ेगा, तो इसके पास इवेंचुअली 0 रुपये रहेगा। फिर मेरे पास 2 रुपये आया तो मेरे पास 2 रुपये मेरा सेफ रहेगा। मतलब बड़ा नंबर कौन सा है? 0 है। तो 0 बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। तो केस 3 में हमारा आंसर कितना आएगा? +2। तो जो हमारे आंसर आएंगे वो क्या होंगे? x + 2 -2 -x और +2। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? x + 3, x - मतलब एक पॉइंट हमको दिया है x + 3 दिया है और एक पॉइंट हमको दिया है x - 3। कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट इज x + 3 और कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड पॉइंट इज x - 3। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट को आपको क्या मानना है? x + 3 मानना है और एक कोऑर्डिनेट को क्या मानना है? x - 3। अब करना क्या आप लोग को कंपैरिजन के लिए? ये आपको खुद करो, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा आपको 6 के आसपास कुछ आएगा। देखते क्या, मेरे हिसाब से 6 के आसपास कुछ आएगा। तो 5th आपको करना है, 6th भी आपको करना है, 7th भी आपको करना है। क्यों? क्योंकि जो केस वाले आंसर, जिसके अंदर केस वाले क्वेश्चन थे, वो एक ही क्वेश्चन है जिसमें केस का प्रॉब्लम है, बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन है, वो आपको करना है। अभी नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन अ नंबर लाइन इज -7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, हमको एक पॉइंट दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है पॉइंट P नंबर लाइन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। उसमें क्या बोला गया कि क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन के अंदर जो कोऑर्डिनेट P है उसका वैल्यू कितना दिया है? -7। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट फ्रॉम द P। मतलब हमको वैल्यू फाइंड करना है किसका? P के कोई भी एक कोऑर्डिनेट लेना है जो P के कितना दूरी पे? 8 यूनिट दूरी पे। कितने यूनिट दूरी पे? 8 पे। तो यहाँ पे मैं एक, देखिए इसमें बोला नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड के 8 यूनिट पे या राइट हैंड साइड के 8 यूनिट पे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमको यहाँ भी 8 लेना पड़ेगा और यहाँ भी 8 लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम x ले लेते हैं पॉइंट को, यहाँ पे a ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग b, y। ठीक है, दोनों की तरफ 2 यूनिट की दूरी हो जाएगी, 8 यूनिट की दूरी हो जाएगी। अब क्या होगा इसके अंदर? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -7। लेट A हैविंग कोऑर्डिनेट x बी द पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ। तो एक बार हमको क्या करना है? एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है, एक बार राइट हैंड साइड पे लेने का है। देख, 2 आंसर आएगा। ठीक है, पहला लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -7। लेट A हैविंग कोऑर्डिनेट x be the point on the left side of P। P का लेफ्ट साइड क्या है? हमारा A है। तो हम क्या बोलेंगे कि मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू को, पॉइंट A को हम 8 ले लेते हैं और एक बार सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। डिस्टेंस AP, तो हमको यहाँ फाइंड करना रहेगा डिस्टेंस AP।
ए बड़ा है कि पी बड़ा है, 8 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो देखते हैं -7 नहीं 8 बड़ा है, क्या बड़ा है 8, ठीक है। अच्छा ए वाले सम के अंदर हमने इस दोनों की दूरी बताई है कि 8 है, ए कितना है हमको नहीं पता है, क्या है एक्स कितना है हमको ए नहीं पता और हमको यही फाइंड करना, तो ए वाला फंडा काम ही नहीं आएगा यहाँ। हमको डिस्टेंस ए पी दिया है, डिस्टेंस ए पी दिया है, हमको फाइंड करना है एक्स और पी, क्या फाइंड करना है एक्स और पी। तो ए पी के अंदर जो एक्स है और जो पी है, तो एक्स और -7 बड़ा कौन सा है, -7 है, क्योंकि एक्स हमको पता नहीं तो हम लोग ले लेंगे -7 बड़ा है। तो हमको डिस्टेंस ए पी इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू -7 -x, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो क्या होगा -7 -x, -7 को इधर -x को यहाँ भेज देंगे तो +x हो जाएगा, और ये -7 यहीं रहेगा और ये +8 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -8। अब क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन बढ़ेगा रहेगा, 8 + 7 कितना होता है 15, तो x हमारा कितना आया -15, कितना आया -15। सिंपली इसके साइड करेंगे तो इसके साइड हमारा आंसर क्या आएगा y -7, बड़ा कौन सा है -7 बड़ा है, ठीक है। अच्छा देखें ये नंबर लाइन है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड के इधर जो नंबर आएंगे वो निगेटिव आएंगे और इस साइड के जो नंबर आएंगे वो किस में आएंगे पॉजिटिव में, ठीक है। तो इसको हमने छोटा क्यों लिया और y को हमने बड़ा क्यों लिया उसका मैं एक रीज़न बता देता हूँ। जो p के इस साइड वाले नंबर है वो किस में आएंगे माइनस में आएंगे, किस में आएंगे माइनस में आएंगे, इसलिए वो नंबर को हमने क्या लिया छोटा लिया। लेकिन y साइड वाले नंबर किस में आएंगे प्लस में आएंगे, तो पॉजिटिव में कोई भी नंबर आएगा तो वो किससे बड़ा रहेगा -7 से तो बड़ा ही होगा, इसलिए हम लिखेंगे डिस्टेंस ए पी इज इक्वल टू वाई -7। y हमको पता नहीं -7, डिस्टेंस ए पी कितना 8, y यहीं रहेगा -7 वहाँ आ जाएगा, ठीक है। y माइनस एक्चुअली मैंने पहले से भी माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, तो +7 हो जाएगा वहाँ जाके -7, 8 - 7 कितना होता है 1, y हमारा कितना आया 1, x कितना आया -15, y कितना आया हमारा 1। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोला है, एक बार फिर से मैं ओवरव्यू बता देता हूँ क्या है। एक नंबर लाइन ड्रॉ है, उसके ऊपर P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -7 है, हमको पता है कि P से लेफ्ट हैंड साइड पे कोऑर्डिनेट है x, मतलब कोऑर्डिनेट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारा x, मतलब जो A है उसका कोऑर्डिनेट x है, मतलब मुझे नहीं पता, और जो कोऑर्डिनेट B है उस जो पॉइंट B है उसका कोऑर्डिनेट क्या है y, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना सिर्फ पता है कि P से y की दूरी कितना है 8 है और P से x की दूरी भी कितनी है 8 है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को डिस्टेंस पता है, एक कोऑर्डिनेट पता है और एक कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो एक कोऑर्डिनेट को यहाँ x लिया है और एक कोऑर्डिनेट को यहाँ पर y लिया है। तो अब x और -7 से सॉल्व करने के लिए हमको कंपैरिजन तो करना पड़ेगा, तो हमको कंपैरिजन में सबसे पहले x को क्या दिखाना है, हमको छोटा दिखाना है। क्यों x को छोटा दिखाना है, क्योंकि ये x हमारे किस साइड में है लेफ्ट हैंड साइड में, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में तो उसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो किस में आएगा निगेटिव में आएगा, और अगर वो निगेटिव में इसका मतलब वो क्या होगा छोटा ही होगा। और b में क्या है, b में हमको y को किस क्या दिखाना है बड़ा, क्यों क्योंकि वहाँ का वैल्यू किस में आता है पॉजिटिव में आता है, इसलिए उसका आंसर कितना होगा प्लस में रहेगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ ए बी सी एंड डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू, हमको यहाँ डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है, सिंपल है कर लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे तो मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, फर्स्ट में ए बी सी एंड मतलब बिटवीननेस दिखाया है, ए डिस्टेंस ए सी कितने हमारा 17, डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस बी सी हमारा कितना है 6.5, हमको फाइंड करना है डिस्टेंस ए बी, हमको क्या फाइंड करना है डिस्टेंस ए बी। तो बिटवीननेस क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी। डिस्टेंस ए बी हमको नहीं पता तो डिस्टेंस ए बी ऐसे ही रहेगा, डिस्टेंस बी सी कितना दिया है 6.5 और डिस्टेंस ए सी कितना दिया है 17, डिस्टेंस ए बी यहीं रहेगा, 17 माइनस 6.5 प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 17 में से 6.5 जाएगा तो हमारा आंसर कितना बचता है
10.5 कितना होता है 10.5। तो हमारा डिस्टेंस ए भी कितना हुआ 10.5। सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है। टोटल क्वेश्चन जो इसके अंदर है पूरे प्रॉब्लम सेट में 10 क्वेश्चन है, हमारा 5 हो गया है। अब जो 6th क्वेश्चन है क्या बोला है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन अ नंबर लाइन इज 1, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑन अ नंबर लाइन विच आर डिस्टेंस 7 न्यूटन फ्रॉम। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वेश्चन नंबर 6 किसके सेम है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वेश्चन नंबर 4 के डिटो सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा वो किससे सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आपको इक्वल टू किसके बराबर है, क्वेश्चन नंबर 4 से। तो कभी भी क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपको करना है तो किसको देख के आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो डिस्टेंस दी थी, क्या दी थी डिस्टेंस, वो 7 यूनिट की दी थी, मतलब जो दो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी थी वो 7 थी। और पॉइंट पी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला था कि पॉइंट पी पे जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट है उसका -7 है, और जो पी से ए की जो दूरी है वो 8 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि जो पॉइंट ए है वो कितना है 1 है, और उसकी जो दूरी है नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कितना है 7 है। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है, एकदम सिंपल है। इसका आंसर -6 आएगा और 8 आएगा। यहाँ तक हो गया हमारा मैथमेटिकल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। अब हम करेंगे थोड़ा सा कंडीशनल स्टेटमेंट वाला रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। सो कंडीशनल स्टेटमेंट वाला ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। पहला है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंडीशनल फॉर्म। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पता है क्या करना है, क्या बोला है, राइट द कंडीशनल फॉर्म में पहला दिया है एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर। क्या बोला है, जितने भी रोम्बस होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर। एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर इफ द क्वाड्रिलेट। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, तो वो क्या बोलना है कि अगर क्वाड्रिलेटर रोम्बस है तभी जाके क्या होगा वो स्क्वायर। क्या होगा, इफ द क्वाड्रिलेटर इज रोम्बस, इफ क्वाड्रिलेटर is rhombus then it is a square। मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलूँगा, आपको सुनना है, वीडियो पॉज करके सुन के लिखना है। सेकंड क्या बोला है, एंगल इन ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। क्या बोला गया है कि जो एंगल्स होते हैं लीनियर पेयर में वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। मतलब इसका मतलब हो गया कि जो एंगल्स होते हैं लीनियर पेयर में वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा कंडीशनल फॉर्म में कि अगर एंगल लीनियर पेयर में है तभी जाके क्या होंगे वो सप्लीमेंट्री। क्या होंगे कि अगर एंगल लीनियर पेयर में है तभी जाके क्या होंगे वो सप्लीमेंट्री। ठीक है, इफ द एंगल्स आर इन लीनियर पेयर देन दे आर सप्लीमेंट्री। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, अ ट्रायंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय 3 सेगमेंट। मतलब कि ट्रायंगल एक ऐसा फिगर है जो 3 सेगमेंट या पॉइंट को जोड़ के 2-3 सेगमेंट को जोड़ के बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है कंडीशनल फॉर्म में कि अगर वो फिगर ट्रायंगल है तब जाके उसको कितने सेगमेंट में बनाया जाएगा, 3 सेगमेंट। इफ द फिगर इज ट्रायंगल देन इट इज फॉर्म्ड बाय 3 सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, लास्ट फोर्थ था। फोर्थ वाला क्या है, नंबर हैविंग, और नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइजर इज कॉल्ड प्राइम नंबर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कन्वर्स लिखना है, कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 में एंटीसीडेंट लिखना है, अभी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूँ, एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट में क्या फ़र्क है, इसके अंदर अच्छे से बताया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट ऑल एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये करके बता देता हूँ मैं। क्या बोला है, एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट में क्या फ़र्क है वो हम देखेंगे। एंटीसीडेंट, क्योंकि इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज था 1.4 की 1.3 जिसके अंदर ये सारे थे, उसमें एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए हम लोग, इसमें यूज़ करेंगे। क्या है, इफ़ ऑल
sides of a triangle are congruent, then its all angles are congruent। क्या बोला कि इफ ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्रायंगल के सारे साइड कॉन्ग्रुएंट है तो क्या है, उसके सारे एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जो हमको अगर इसको एंटीसीडेंट फॉर्म में लिखना है, किसके फॉर्म में, एंटीसीडेंट फॉर्म में, तो आंसर क्या आएगा, ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। एंटीसीडेंट फॉर्म में लिखना है ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सिर्फ इतना, ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर congruent, all sides of a triangle are congruent। और consequent में क्या लिखना है, all angles are congruent, it's all angles are congruent। देखिए ये जो था हमारा कंसिक्वेंट है, ये जो है हमारा है इंटीजेंट। जब हम लोग इफ़ और देन लगा देते तो क्या बन जाता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या बन जाता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या बन जाता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। समझ में आया कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बन जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। दो पार्ट है, दो पार्ट में से एक एंटीसीडेंट होता है, कंसिक्वेंट होता है, और इफ़ देन लगाने के बाद वो क्या बन जाता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या बन जाता है, कंडीशनल फॉर्म में कंडीशनल स्टेटमेंट जो भी बोल सकते हैं हम लोग। जैसे इसके पहले वाला जो था क्या था, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। तो जो एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। देखिए क्या बोला है, एवरी रोम्बस इज स्क्वायर, ये हमारा क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। क्या हमारा सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन जब इसके अंदर इफ़ और देन लग जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक कंडीशनल फॉर्म। क्या हो जाएगा, एक कंडीशनल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यही बोला था कि एक स्टेटमेंट दिया उसको कंडीशनल फॉर्म में लगाओ। तो कंडीशनल फॉर्म में क्या लगाएगा, इफ़ और देन लगा दिए, क्या बन गया कंडीशनल फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि अगर क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि अगर कंडीशनल फॉर्म पहले से दिया है, इसको हमको एंटीसीडेंट उसका निकालना है और कंसिक्वेंट निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, कन्वर्स लिखना है। कन्वर्स आपको पता ही कैसे लिखना है, उल्टा। इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल इन द फिगर इज 180 डिग्री देन द फिगर इज ट्रायंगल। तो आपको लिखना है इफ द फिगर इज ट्रायंगल देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री। जैसे हम लिखते थे कन्वर्स, हम पढ़ते ना था सारे थियरम में कन्वर्स क्या होता है, तो वही कन्वर्स आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। जैसे अगर दोनों लाइन पैरेलल है, हमने पढ़ा था कि अगर तीनों लाइन पैरेलल है तो उसका जो साइड होता है करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होगा, और इसका कन्वर्स क्या होगा, अगर वो प्रोपोर्शन में है तो तीनों साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बस यही है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन क्या था, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम, एंटीसीडेंट हो गया, और कंसिक्वेंट क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया, ड्रॉ लेबल फिगर शो इन्फॉर्मेशन, और हमको उसको एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। सो हमारा प्रॉब्लम सेट 1 ज्योमेट्री का क्या हो गया, फिनिश। प्रॉब्लम सेट 1 ज्योमेट्री का हो गया हमारा फिनिश। मतलब ज्योमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, कंसेप्ट बेसिक्स कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, इसके कोई भी क्वेश्चंस आ गए आपको, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन या थ्योरम ऐसा नहीं रहेगा जो आपको ना आए। तो इसके पूरे मार्क्स, जितने मार्क्स का चैप्टर आएगा वो पूरे आपके हाथ में एकदम आराम से। आपको करना क्या है, इसको इस पूरे 1 ईयर के स्पैन में आपको फर्स्ट लेसन को 3 बार सॉल्व करना है। कितने बार करना है, 3 बार सॉल्व करना है, डेली नहीं, सिर्फ पूरे आपको पूरे जैसे आपने एक बार स्टार्टिंग में किया जब मैंने पढ़ाया, अब आपको क्या करना है, 1 वीक के बाद खुद से सारे पूरे चैप्टर करना है। एक करने के बाद आपको फिर क्या करना है, दिवाली में एक बार फिर इसको सॉल्व करना है, आप कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। सो हो गया, अभी शेयर करिए जितना हो सके, सब्सक्राइब करने बोलिए फ्रेंड्स को जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। ख्याल रखिए, थैंक यू।